नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी के साथ वार्ता की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग को मतदाता जागरूकता में विशिष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। न्यूजीलैंड में सत्तारूढ़ लेबर पार्टी के नेता क्रिस हिपकिंस ने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया और भुवनेश्वर में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज इंग्लैंड का मुकाबला जर्मनी से और नीदरलैंड्स का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी के साथ बातचीत की। इस अवसर पर दोनों देशों के बीच साइबर सुरक्षा, संस्कृति, सूचना प्रौद्योगिकी, युवा कार्य और प्रसारण से संबंधित समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। बैठक के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद मानवता की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि भारत और मिस्र विश्व में बढ़ते आतंकवाद को लेकर चिंतित हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत और मिस्र की सामरिक भागीदारी राजनीतिक, रक्षा और वैज्ञानिक विकास के स्तर से शुरू हो सकती है। आज की बैठक में राष्ट्रपति सीसी और मैंने हमारी द्विपक्षीय भागीदारी को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया है। हमने तय किया है कि भारत इजिप्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत हम राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक एवं वैज्ञानिक क्षेत्रों में और अधिक व्यापक सहयोग का ढांचा विकसित करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि अगले 5 वर्षों में दोनों देश आपसी व्यापार को $12 अरब तक ले जाएंगे। आज हमने कोविड और उसके बाद यूक्रेन संघर्ष के कारण प्रभावित हुए फूड और फार्मा सप्लाई चेन्स को उस पर भी मजबूत करने की दिशा में व्यापक चर्चा की है। हम इन क्षेत्रों में आपसी निवेश और व्यापार बढ़ाने की आवश्यकता पर भी सहमत हुए हैं। हमने मिलकर ये तय किया कि अगले 5 वर्षों में हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को $12 बिलियन तक ले जाएंगे। इस अवसर पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी ने कहा कि मिस्र में भारतीय कंपनियों का निवेश बढ़ाने पर बातचीत हुई, क्योंकि मिस्र में निवेश के अनेक अवसर उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने व्यापार और निवेश के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। मिस्र के राष्ट्रपति भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। वे 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे। इससे पहले राष्ट्रपति सीसी का आज सुबह राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सुबह उनसे मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इसका प्रसारण शाम 7 बजे से आकाशवाणी के संपूर्ण राष्ट्रीय नेटवर्क पर किया जाएगा। दूरदर्शन पर इसका प्रसारण पहले हिंदी में और बाद में अंग्रेजी भाषा में होगा। इसके बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी पर रात 9:30 बजे से क्षेत्रीय भाषाओं में राष्ट्रपति के संबोधन का प्रसारण किया जाएगा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर 901 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक दिया जाएगा। 140 कर्मियों को वीरता के लिए पुलिस पदक, 93 कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और 668 कर्मियों को उत्कृष्ट सेवा के लिए पुलिस पदक दिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने कहा है कि 140 वीरता पुरस्कारों के प्राप्तकर्ताओं में से 80 कर्मी वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों से, जबकि 45 पुलिसकर्मी जम्मू कश्मीर से हैं। इसके अलावा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 48 कर्मी, महाराष्ट्र के 31, जम्मू कश्मीर के 25, झारखंड के 9 तथा दिल्ली, छत्तीसगढ़ और BSF के 7 कर्मी इस पुरस्कार के लिए चुने गए हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 26 से 31 जनवरी के बीच भारत पर्व के दौरान दिल्ली में लाल किले पर मिशन लाइफ के विषय पर एक मंडप बनाएगा। यह मंडप 74वें गणतंत्र दिवस के समारोह के अवसर पर स्थापित किया जाएगा, जिससे जनता को शिक्षित और संवेदनशील बनाया जा सके और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सहायता तथा निरंतर जीवन को बढ़ावा दिया जा सके।
आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि युवा मतदाताओं की देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। वे निर्वाचन आयोग द्वारा नई दिल्ली में मानेकशॉ केंद्र में आयोजित 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति ने कहा कि महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ी है और यह भारतीय लोकतंत्र के लिए विशेष रूप से एक बड़ी उपलब्धि है। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय विधि मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मतदाता बनना गौरव का विषय है और लोगों को निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने इस अवसर पर कहा कि विश्वास आयोग की सबसे बड़ी विरासत है, क्योंकि ये चुनाव में भाग लेने के लिए मतदाताओं के बीच जागरूकता विकसित करने में अभूतपूर्व भूमिका निभा रहा है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का इस वर्ष का विषय है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को बधाई दी है। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की है कि सभी लोग चुनाव में सक्रिय भागीदारी के लिए मिलकर काम करेंगे और लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग को मतदाता जागरूकता में उल्लेखनीय योगदान के लिए मीडिया श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। आकाशवाणी समाचार की महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने ये पुरस्कार प्राप्त किया। मतदाता जागरूकता के लिए राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है समाचार सेवा प्रभाग, ऑल इंडिया रेडियो, नई दिल्ली को। गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव और असम में उपचुनावों को कवर करते हुए मतदाता जागरूकता पर कई कार्यक्रम शुरू करने के लिए आपको सम्मानित किया जाता है। समारोह के दौरान राष्ट्रपति ने राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों को 2022 के दौरान चुनाव करवाने में उनके श्रेष्ठ कार्य प्रदर्शन के लिए श्रेष्ठ निर्वाचन प्रक्रिया पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के बीच मतदाता जागरूकता विकसित करना और उन्हें निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। Northeast Diary program broadcast every Thursday at 5:30 p.m. brings very interesting and enchanting stories from the 8 Indian states of Northeast India. In this week's Northeast Diary, on 26th of January, we bring you an exclusive interview on the subject of paddy procurement in Assam with Diganta Das, Managing Director, Assam Food and Civil Supply Corporation. Looking forward to seeing you there. दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। क्रिस हिपकिंस 41वें प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण कर चुके हैं। न्यूजीलैंड में आज उन्हें देश के गवर्नर जनरल सिंडी किरो ने राजधानी वेलिंगटन में एक समारोह में प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। पिछले सप्ताह जैकिंडा अर्डर्न ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने की घोषणा की थी। बांग्लादेश के अगले राष्ट्रपति का चुनाव 19 फरवरी को होगा। राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन 12 फरवरी को भरे जाएंगे। अगले दिन नामांकन पत्रों की जांच होगी और 14 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। मतदान 19 फरवरी को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक बांग्लादेश की पार्लियामेंट जातीय संसद में होगा। वर्तमान राष्ट्रपति अब्दुल हामिद का कार्यकाल 23 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। श्रीलंका में कोलंबो में भारतीय उच्चायोग ने 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भंडारनायके के स्मारक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हॉल में रॉक बैंड संगीत समारोह का आयोजन किया। नागालैंड के यूडीएक्स बैंड और श्रीलंका के स्टिगमटा बैंड ने सद्भावना संगीत कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पहली बार किसी भारतीय बैंड ने श्रीलंका में प्रदर्शन किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे इस कार्यक्रम में शामिल हुए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जल जीवन मिशन ने 11 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से जल आपूर्ति करने की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के लोगों को हर घर जल सुनिश्चित करना एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने इस पहल के लाभार्थियों को बधाई दी और इस मिशन को सफल बनाने के लिए जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोगों की सराहना की। रेल मंत्रालय ने कहा है कि पिछले साल रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के जवानों ने लापता या अपने परिवारों से बिछड़े 17,756 बच्चों को बचाया है। रेलवे सुरक्षा बल रेलवे के माध्यम से यात्रियों की सुरक्षा और सुरक्षित यात्रा पर विशेष ध्यान देता है। आरपीएफ ने पिछले साल विभिन्न प्रकार के यात्री संबंधी अपराधों में शामिल 5,700 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश की जनता को बधाई दी है। श्री मोदी ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि राज्य के परिश्रमी लोग राष्ट्र सेवा में सदैव समर्पित रहे हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि हिमाचल प्रदेश भविष्य में सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जोशीमठ के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी है। देहरादून में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रही है। श्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं राहत और बचाव कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। सबसे लंबा रिवर क्रूज गंगा विलास इस समय पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में चल रहा है। ये क्रूज निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कल नाडिया जिले में मटियारी पहुंचा। क्रूज के सभी पर्यटक मटियारी भ्रमण पर गए। तेलंगाना के विभिन्न क्षेत्रों के विद्यार्थी इस महीने की 27 तारीख को निर्धारित प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर उत्साहित हैं। केंद्रीय विद्यालय के छात्र गणेश ने 2020 में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में भाग लिया था और इस कार्यक्रम को आगामी परीक्षाओं को लेकर भय के मद्देनजर बहुत लाभदायक पाया था। I attended a program Pariksha Pe Charcha. It had an interactive session with Prime Minister Narendra Modi sir. Sir has given many tips to face the exams without any stress. That was very helpful for me. I attended my all board exams and all the other competitive exams without any fear. That is very interactive and it was a very new concept. केंद्रीय विद्यालय करीमनगर के अध्यापक ने बताया कि उनके विद्यार्थियों को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से लाभ हुआ है और इस कार्यक्रम में प्रश्नोत्तर से उन्हें आगामी परीक्षाओं में भय से राहत मिली। I am Mrs. K. Rama. Our student who has participated in that program in 2020, in future also, like Ganesh, so many other students also will get benefit out of this Pariksha Pe Charcha program, where all the fears and doubts of the students are addressed. Our Prime Minister Modi has given opportunity for the students to come out of their fears. FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के अंतिम 2 क्वार्टर फाइनल आज ओडिशा में भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में होंगे। तीसरे क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड का मुकाबला जर्मनी से, जबकि चौथे क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड्स दक्षिण कोरिया के साथ खेलेगा। बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले क्वार्टर फाइनल में स्पेन को 4-3 से हराया, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 2-0 से पराजित किया। भारत आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गया है। कल इंदौर में भारत ने न्यूजीलैंड को तीसरे एक दिवसीय मैच में 90 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। अब दोनों टीमों के बीच 3 20-20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 27 जनवरी को रांची में खेला जाएगा। उधर ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मिक्स्ड डबल्स के सेमीफाइनल में आज सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना का मुकाबला अमेरिका के डिजायरे काजिक और ब्रिटेन के नियल स्कूपस्की से होगा। क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी को कल वॉक ओवर मिला था। उच्चतम न्यायालय ने इच्छा मृत्यु के बारे में अपने 2018 के आदेश में कल संशोधन किया। न्यायालय ने मरणासन्न रोगियों से लाइफ सपोर्ट हटाने की प्रक्रिया को रोगियों, उनके परिवारों और डॉक्टरों के लिए कम बोझिल बनाने का प्रावधान किया है। न्यायालय ने उस शर्त को हटा लिया है जिसमें एक गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को लाइफ सपोर्ट हटाने के लिए मजिस्ट्रेट की स्वीकृति अनिवार्य थी। न्यायालय की पीठ ने कहा कि दस्तावेज पर अब लिविंग विल पर 2 साक्ष्यों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए जाएंगे। केरल उच्च न्यायालय ने लक्षद्वीप के पूर्व सांसद मोहम्मद फैजल और 3 अन्य को 2009 के लोकसभा चुनावों के दौरान हत्या के प्रयास के मामले में 10 वर्ष की सश्रम कारावास की निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने मोहम्मद फैजल की रिट याचिका पर जिला और सत्र न्यायालय कवरत्ती के फैसले को निलंबित कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल राजधानी लखनऊ के वजीर हसन मार्ग पर एक इमारत के ढह जाने के मामले की जांच के लिए 3 सदस्यों की समिति गठित की है। ये समिति अपनी रिपोर्ट 1 सप्ताह में पेश करेगी। कुछ लोगों के अब भी इमारत के मलबे में फंसे होने की आशंका है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने निःशुल्क मोतियाबिंद अभियान की फिर से शुरुआत की है। अगले 2 वर्ष में लगभग 14 लाख लोगों की मोतियाबिंद शल्य चिकित्सा की जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी के साथ वार्ता की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है।
आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग को मतदाता जागरूकता में विशिष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। न्यूजीलैंड में सत्तारूढ़ लेबर पार्टी के नेता क्रिस हिपकिंस ने प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण कर लिया है और भुवनेश्वर में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज इंग्लैंड का मुकाबला जर्मनी से होगा और नीदरलैंड्स को दक्षिण कोरिया का सामना करना होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।